नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो है अलजेब्रा में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी। इसके पहले स्टूडेंट हमने जो है समांतर श्रेणी पे एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। उसमें समांतर श्रेणी के सारे फॉर्मूले, सारे एमसीक्यूज, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं यूपी टीजीटी में, आपके एमपी ग्रेड 1, एमपी वर्ग 1 में, केबीएस में पूछी जा सकती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने वहाँ जो है आपको करवाई हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीपी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज। तो स्टूडेंट, यहाँ हम जो है सबसे पहले तो ये समझेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी को किस तरीके से लिखा जाता है, उसका सार्वंतर क्या होता है, उसका प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, एन पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, एनवां पद कैसे निकाला जाता है, और अनंत पदों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं। फिर स्टूडेंट इसके बाद हम इसका माध्य पढ़ेंगे, फिर हम जो है इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अभी कुछ फॉर्मूले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उन पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी जो है किस तरीके से लिखी जाती है। स्टूडेंट, यदि A1, A2, A3, A4, AN क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी में हूँ। अगर कोई सीरीज हमें दी है A1, A2, A3, A4, AN और हम ये मान लेते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो स्टूडेंट अगर A2 को डिवाइड करेंगे A1 से, A3 को डिवाइड करेंगे A2 से, और A4 को डिवाइड करेंगे A3 से, और AN को डिवाइड करेंगे, इसके जस्ट पहले जो टर्म आएगा वो आएगा AN-1। तो इन सब की वैल्यूज आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, और जो वैल्यू आएंगी वो इज इक्वल टू आर आएगा, मतलब एक कोई कांस्टेंट पद आएगा, अचर पद आएगा, है ना। और यही जो आर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनुपात या आपका सार्वंतर कहलाएगा। क्लियर है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सार्वंतर हमें जो है जीपी में किस तरीके से निकालना है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना है, और इनकी सब की वैल्यूज जो है क्या आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगी। इनका सब का जो है अनुपात जो है सेम आएगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनुपात आर कहेंगे। क्लियर है। अब आप देखें कोई श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, आपको जो भी गुणोत्तर श्रेणी दी होगी वो कुछ इस रूप में दी होगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, AR4 और AR⁴n। तो स्टूडेंट यहाँ जो प्रथम पद होगा वो हमारा A होगा, और सार्वंतर की जो हम बात करेंगे वो सार्वंतर हमारा क्या होगा, R होगा। अगर इस सीरीज को आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको अनुपात जो है निकल के आएगा R। आप चेक कर लें, मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट पद को प्रीवियस पद से डिवाइड करना है, तो AR डिवाइडेड बाय हम A लिखेंगे इज इक्वल टू AR² डिवाइडेड बाय AR लिखेंगे इज इक्वल टू ARQ डिवाइडेड बाय AR² लिखेंगे। इन सब की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, R आनी चाहिए। तो देखें यहाँ A से A कैंसिल हुआ, R मिला, A से A कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, R मिला, A से A कैंसिल हुआ, R² से R² कैंसिल हुआ, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। मतलब हमारा सारा अनुपात यहाँ क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रथम पद और सार्वनुपात हमें कैसे निकालना है, और सीरीज हमें किस रूप में दी होती है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करते हैं कि जीपी का एनवां पद, nth टर्म ऑफ जीपी का। हमने एपी का एनवां पद पढ़ा है, अब हम जीपी के एनवें पद का यहाँ जो है डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट आपने एपी का एनवां पद पढ़ा था A + n-1 इंटू डी। अब जीपी का एनवां पद जो होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू AR⁴n-1। तो आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद होता है A × R⁴n-1। यदि अंतिम पद L दिया हो, अगर हमें जो है एनवां पद निकालना हो लेकिन अंतिम पद हमें क्या दिया हो, L दिया हो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा AR⁴n-1। फॉर्मूला सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जो है जीपी के n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म्स इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होगा, हमने एपी में भी पढ़ा है तो जीपी में भी पढ़ना है। तो Sn इज इक्वल टू होता है A × R⁴n-1 डिवाइडेड बाय R-1। याद रखना बहुत आसान है, A प्रथम पद है, R यहाँ जो है सार्वनुपात है, तो R⁴n-1 डिवाइडेड बाय R-1। यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है Sn इज इक्वल टू AR⁴n-1 डिवाइडेड बाय R-1, एक होता है A1 - R⁴n डिवाइडेड बाय 1 - R। लेकिन कंडीशन अलग है। देखिए यहाँ R⁴n-1 लिख रहे हैं, मतलब R की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। R का मान जो होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ 1 - R लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि R का मान जो है 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कंडीशन दी होगी तो उस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों फॉर्मूले वहाँ आपको यूज करने पड़ेंगे।
चलिए स्टूडेंट, इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला में डिस्कस कर लेते हैं, जीपी के अनंत पदों का योगफल। यहां अनंत पदों का योगफल जब आपसे पूछा जाएगा तो उसको हम निरूपित करेंगे एस इनफाइनाइट से, उसको डिफाइन करेंगे एस इनफाइनाइट से। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारे फॉर्मूले आपने जो है यहां देख लिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रख लें। क्लियर है? चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ शॉर्ट ट्रिक से होंगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ स्टूडेंट, अभी हमने अनंत पदों का योगफल पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन हम जो है यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, जीपी के अनंत पदों के योगफल से। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x है, प्रथम पद स्टूडेंट क्या है? x है, तथा इसके अनंत पदों का योगफल 1/3 है। देखिए, प्रथम पद x दिया है, तो प्रथम पद का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू आपको क्या दिया है स्टूडेंट? x दिया है, तथा इसके अनंत पदों का योगफल कितना है? 1/3 है। और अनंत पदों का योगफल हमने पढ़ा हुआ है, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो s इनफाइनाइट योगफल 1/3 है, तो हमें लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू a हमारा x है और 1 माइनस आर। तो वो पूछ रहे हैं कि x अंतराल क्या होगा, x जो है किसके बीच में आपका यहाँ लाइज करेगा। तो स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यहाँ हमें 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर कब होता है? जब मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, इसका मतलब तो आप समझ गए कि r की जो वैल्यू होगी वो -1 और +1 के बीच में होगी। क्लियर है? चलिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो है इसका आप क्या करेंगे, ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है आप 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर। तो x इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 3। तो और x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस r/3। ये x इक्वल टू आपने निकाला और x आपका यहाँ क्या था? प्रथम पद था a। क्लियर है? अब स्टूडेंट, इस कंडीशन को इस कंडीशन से हमें क्या करना है? मैच करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये -1 और 1 के बीच में r लाई कर रहा है, यहाँ 1/3 दिया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? -1/3 से डिवाइड कर देंगे। जब -1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/3 लेस देन r/-r/3, क्योंकि -1/3 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये हो जाएगा -1/3। क्लियर है? अब स्टूडेंट, ये करने के बाद जो है हमने लिखा 1/3 लेस देन -r/3 लेस देन -1/3। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें जो है आप 1/3 ऐड कर दो। हमने क्या किया? 1/3 ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो होगा 1/3 प्लस 1/3 इज लेस देन -r/3 प्लस 1/3 इज लेस देन 1/3, ये माइनस का 1/3। तो इसको स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं, ये 1/3 मिलके हो गया 2/3, और ये हुआ लेस देन, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 1/3 माइनस r/3। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 1/3 माइनस के r/3 अगर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस r/3, तो हमने लिख दिया 1 माइनस r/3 इज लेस देन, ये देखिए आप 1/3 में से 1/3 गए तो 0 हो गए। तो यहाँ स्टूडेंट हमने क्या किया, देखो ये कंडीशन मिला ली 1 माइनस r/3 और ये हो गया 1 माइनस r/3। तो आप चाहें स्टूडेंट तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। तो इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, है ना। और ये वैल्यू जो होती है किसकी होती है? x की। तो इसकी जगह आप x क्या कर सकते हो? यहाँ पुट कर सकते हो। तो हमने x पुट किया। अब आप देखें कि x जो लाई कर रहा है वो 2/3 और 0 के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। क्लियर है? तो आप देख लें, ये वाला ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट, बाकी की प्रॉब्लम्स हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड प्रॉब्लम और समझ लेते हैं कि किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तथा XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है
तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी का मान है। अब देखिए हम यहाँ गुणोत्तर श्रेणी डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि समांतर श्रेणी हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये एक मिक्स प्रॉब्लम ले ली जो कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है अगर ABC समांतर श्रेणी में है। तो स्टूडेंट समांतर श्रेणी आपने पढ़ी है, हमने मान लिया ABC समांतर श्रेणी में है, तो हमने मान लिया कि 1, 2, 3 इन AP, ठीक है। और XYZ गुणोत्तर श्रेणी में तो हमने मान लिया 2, 4, 6 इन GP, है ना। तो ये AP की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ये GP की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब वो कह रहे हैं समांतर श्रेणी में ABC है, ABC, तो A का मान हो गया 1, B का मान हो गया 2 और C का मान हो गया 3। 2, 4, 6 हमने लिया गुणोत्तर श्रेणी, तो X, Y और Z, तो X की वैल्यू होगी 2, Y की वैल्यू 4 और Z की वैल्यू 6। अब स्टूडेंट हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वैल्यू में केवल ये क्या करें आप वैल्यू पुट कर दें। तो x की जगह 2 है तो 2 की पावर b माइनस सी, तो b माइनस सी, तो 2 में से 3 जाएगा -1 होगा, इनटू y हमने लिया 4 को, तो 4 की पावर हो गया c माइनस ए, तो 3 माइनस 1 तो आएगा 2, इंटू z हमने लिया 6 को, तो 6 की पावर a माइनस बी, तो 1 माइनस 2 होगा -1। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें तो ये 4 चौको 16 ऊपर रहेगा, 2 की पावर इनवर्स है तो नीचे चला जाएगा, 6 की पावर इनवर्स है तो नीचे हो जाएगा, 6 दूनी 12। कहीं डिस्टर्ब हो गया क्या? इसको अपन ने लिया z की पावर, और z है हमारा 248 होगा, ये सॉरी क्या होगा 248 होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, है ना, 8 होगा। तो 8 हमने नीचे ले लिया, तो 8 दूनी 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू मिली 1। तो 1 मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। अच्छा ये 8 क्यों है? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि इस पद को इस पद से डिवाइड करो, इस पद को इससे, तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2 आना चाहिए। हम 6 ले लेते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर है? चलिए तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है। ठीक है, प्रथम पद 7 है, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू हमें 7 दिया है, अंतिम पद 448 है, अंतिम पद हमने कहा था l होता है और l हमें दिया है 448, तथा योगफल जो कह रहे हैं कि 889 है, और योगफल हमने पढ़ा है कि Sn इज इक्वल टू 889 आपको दिया है। तब वो पूछ रहे हैं कि GP का सार्वनुपात क्या होगा, मतलब हमें D यहाँ क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सारी चीजें हमें दी हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से अंतिम पद से। तो अंतिम पद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है L इज इक्वल टू A इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो L हमें दिया है स्टूडेंट 448, A की वैल्यू हमें 7 दी है, और D नहीं, यहाँ सार्वनुपात क्या होता है R होता है, और R की पावर n माइनस 1 हमें क्या करना है यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हमने ले लिया R की पावर n माइनस 1। तो यहाँ स्टूडेंट आप कैंसिल करें तो 7 चौको 28, 7 छंग 42, 2 और 7 चौको 28, 64 इज इक्वल टू हो गए R की पावर n माइनस 1। क्लियर है? अब R की पावर n माइनस 1 हो गए, और 64 को आप जो है लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू R टू दी पावर n माइनस 1। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो R इज इक्वल टू 2 होगा और n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 होगा, लेकिन हमें निकालना है केवल सार्वनुपात, और सार्वनुपात हमारा क्या हो रहा है, R इज इक्वल टू आ रहा है 2। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ प्रॉब्लम नंबर 4। वही करें, एक गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय पद 2 है और अनंत पदों का योगफल 8 है, तो उसका प्रथम पद हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट द्वितीय पद आपका जो है 2 है, तो सबसे पहले तो हम मान लें लेट कि एक गुणोत्तर श्रेणी होगी a, a r स्क्वायर a r क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर वो द्वितीय पद की बात कर रहे हैं तो द्वितीय पद होता है a r इज इक्वल टू आपको दिया है 2, द्वितीय पद आपको दिया है 2, तो a इज इक्वल टू हमने निकाल लिया यहाँ 2/r, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद वो कह रहे हैं कि अनंत पदों का योगफल आपका क्या है 8 है, और अनंत पदों का योगफल हमने पढ़ा है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब स्टूडेंट एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, और वो कह रहे हैं अनंत पदों का योगफल 8 है, तो एस इनफाइनाइट की जगह हमने लिखा 8 और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, आई है 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर। इसको कैलकुलेट स्टूडेंट करना है तो आप समझ गए होंगे कि इसको आप लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू 1 माइनस आर। तो यहाँ से 2 चौके 8 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका मल्टीपल करा दो आप, तो होगा 4 आर माइनस का 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 4 आर स्क्वायर प्लस का 4 आर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और आप इसको फिर से सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो 4 आर स्क्वायर माइनस के 4 आर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है ना। तो इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा 2r माइनस 1 का स्क्वायर, देखो 2r माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए करोगे तो 4r स्क्वायर आएगा प्लस का बनाएगा माइनस का, तो ठीक है ये बन रहा है, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो आएगी 1/2, क्लियर है। सारवंतर 1/2 आ रहा है, प्रथम पद आ रहा था 2/r, और हमसे प्रथम पद पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ प्रथम पद आ रहा है a इज इक्वल टू 2/r, तो 2/r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, r की वैल्यू है 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ 4 मतलब ऑप्शन डी आपका स्टूडेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम 5 डिस्कस कर लेते हैं। 3,3/2 3/4 गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योगफल इतना है, क्लियर है। तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी दी है, आपसे पूछा गया है कितने पदों का योगफल, तो हमसे पूछा गया है Sn, और Sn के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना, एक लेस देन के लिए होता है, एक ग्रेटर देन के लिए होता है। तो उसके लिए पहले हमें r की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ करनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में a इज इक्वल टू आपका क्या होगा 3 होगा, और r इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 होगा, और 1/2 इज लेस देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि r जो है लेस देन आ रहा है किससे 1 से। तो Sn का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, क्लियर है। चलिए तो Sn स्टूडेंट आपको दिया है 3069 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको दी है 1/2, तो आपने लिख दिया 1/2, नहीं सॉरी a की वैल्यू 3 है तो 3, और यहाँ r की पावर 1/2 है तो 1/2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1। तो स्टूडेंट ये तो समझ गए कि 3 से ये वाला कैंसिल होगा, तो ये जब कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय ये होगा 512, और ये स्टूडेंट बच रहा है आपका माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2, और ब्रैकेट में आएगा 1/2 की पावर n-1। तो स्टूडेंट इस 2 से यहाँ मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ देख लें आप, इससे जब आप मल्टीपल करोगे तो ये माइनस का होगा 1023 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, तो माइनस के 1024 हो गए, क्लियर है। और इस तरफ आपका बच रहा है 1/2 की पावर n-1। तो स्टूडेंट इस -1 को हम इस तरफ लेके आएंगे, जब इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1023 डिवाइडेड बाय 1024, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ एलसीएम हमने लिया 1024, और ये आएगा माइनस का 1023 प्लस हो जाएगा 1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब स्टूडेंट इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 1024 में से 1023 गए तो ये तो 1 आया, 1 डिवाइडेड बाय 1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n,
और इसको 1/2 के फॉर्म में अगर लिखें तो 1/2 की पावर, और 1024 होता है 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1/2 to the power n। तो यहाँ n इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 10। तो आपसे पूछी गई है कितने पदों का योगफल, पद आपसे पूछे गए थे, तो पद n इज इक्वल टू आपको मिला है 10, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम 6 डिस्कस कर लेते हैं, और प्रॉब्लम 6 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूबा पद m और p माइनस क्यूबा पद n हो तो pवा पद होगा। बहुत आसान है, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि p प्लस क्यूबा पद है ना, तो हमने nवां पद निकाला हुआ है tn, और tn इज इक्वल टू nवां पद होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि p प्लस क्यूबा पद, तो p प्लस क्यूबा पद मतलब n की जगह जो है p प्लस क्यू दिया है, और एक बार n की जगह p माइनस क्यू दिया है, क्लियर है, और m है। तो चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो m है आपका कौन सा पद, p प्लस क्यूबा, तो r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया, और इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि n है कौन सा पद, p माइनस क्यूबा पद, है ना, ये कैपिटल P स्मॉल p जो भी है एडजस्ट कर लेना, है ना। चलिए, और ये हो गया हमारा यहाँ प्रॉब्लम इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड में मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो mn इज इक्वल टू हो जाएगा a² इंटू आर की पावर। अब ध्यान रखना है मल्टीपल हो रहा है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस का p माइनस का q और माइनस का 1। तो यहाँ से देखें q ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और mn इज इक्वल टू हो गया a² आर की पावर 2p माइनस 2, क्लियर है, 2p माइनस q, और mn इज इक्वल टू हो गया a² और r की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन होगा तो ये p माइनस 1 होगा। तो अल्टीमेटली mn इज इक्वल टू लिख सकते हैं a r की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ a r की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाए। स्टूडेंट ये जो है हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 6, है ना। 6 के बाद 7, 8, 9 मैं ये सारे क्वेश्चन प्रूव करा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ, किसी कारण से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाए, है ना। तो सॉल्यूशन सब दिया हुआ है, मैं एक बार आपको जो है समझा देता हूँ, है ना। तो ये शायद जो है यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कह रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूबा पद m है, तो m है p प्लस क्यूबा पद, तो हमने m फॉर्मूले से लिख दिया tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 से m इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, और ये सेम ये कह रहे हैं p माइनस क्यूबा पद n है, तो n इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1। इक्वेशन 1 का सेकंड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो mn इंटू a और a मिलके a² हुआ, और r की पावर, अब देखें ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो रही है, तो p प्लस क्यू माइनस 1 और p माइनस क्यू माइनस 1, तो यहाँ से q आपस में कैंसिल हुए, तो ये r की पावर 2p माइनस 2 हो गया, और mn इज इक्वल टू a², और इसको हम लिख सकते हैं r की पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 जो है कॉमन आएगा, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो हमने साथ में लिख दिया a r की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ जो है हमें pवा पद फाइंड आउट करना है, और pवा पद फाइंड आउट होगा a r की पावर p माइनस 1 से, तो हमें ज़रूरत है a की, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें a की। तो a की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो mn की पावर हाफ डिवाइडेड बाय आर p माइनस 1 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू pवा पद a r की पावर p माइनस 1 इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तो a की वैल्यू mn की पावर हाफ डिवाइडेड बाय r की पावर p माइनस 1, और ये r की पावर p माइनस 1 पहले से लिखा है तो आपस में कैंसिल होंगे, तो mn की पावर हाफ आएगा, जिसको हम अंडर रूट mn कह सकते हैं। तो ये अंडर रूट mn मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट सिमिलर इसी तरीके से देखें आप क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का a प्लस बीवा पद m है और a माइनस बीवा पद n है तो बीवा पद होगा। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 के बिल्कुल सिमिलर है, केवल नंबर्स जो है यहाँ चेंज हुए हैं। तो आप आंख बंद करके रूट mn टिक नहीं कर सकते हो, आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं 8।
तो यहाँ जो है ये विजिबल नहीं होगा, तो मैं लिख दूं, ये लिखा हुआ है यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तथा गुणोत्तर श्रेणी में, ये ABC जो दिया है ये समांतर श्रेणी में भी है और गुणोत्तर श्रेणी में भी है, तब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन बेस्ट रहेगा। ये पहला रिलेशन आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, A = B डज नॉट इक्वल टू C। दूसरा है A = B = C। तीसरा है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। और चौथा है A नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी है, अगर ABC समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बेस्ट रिलेशन आपका बनता है A = B = C। तो इसको आप याद रखें, ये डायरेक्ट आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर B। चलिए अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहे हैं यदि PQRS गुणोत्तर श्रेणी में है तो 1/p² q² 1/q² r² 1/r² प्लस s² होंगे। मतलब एक श्रेणी, एक PQRS जो टर्म्स दिए हैं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये सीरीज के जो टर्म होंगे ये कौन सी सीरीज में होंगे? AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे या किसी में नहीं होंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 2, 4, 8 और 16 टर्म जो है गुणोत्तर श्रेणी के टर्म हैं। ऐसा इसलिए माना कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। मतलब इनका सबका सारवंतर या सारवनुपात क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और PQRS इन्होंने 4 टर्म दिए तो हमने इन 4 टर्म को इससे कंपेयर करा दिया, तो P का मान 2 हो गया, Q का मान 4 हो गया, R का मान 8 हो गया और S का मान 16 हो गया। अब स्टूडेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसकी। हमारे पास PQRS की वैल्यू है तो इसमें हमने वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, तो हमें मिला 1/20, 1/80 और 1/320। मतलब इसमें वैल्यू पुट करने से हमें टर्म मिले हैं 1/20, 1/80, 1/320, 320। अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि ये जो टर्म हमें मिले हैं ये टर्म AP के हैं, GP के हैं, HP के हैं या किसी के नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें चेक मारना पड़ेगा। चेक करना है सबसे पहले हम AP, और AP को चेक कैसे करते हैं कि 2B की वैल्यू A + C के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 2 × B की वैल्यू हमने 1/80 रखी, A की वैल्यू 1/20, C की वैल्यू 1/320। ये कट पिट के 1/40 आया और इसकी वैल्यू 1/40 से कहीं अधिक आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो AP में नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट GP चेक करते हैं। तो GP चेक करने का फॉर्मूला है B² = AC। तो यहाँ B जो है आपका 1/80 है तो हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/6400 और AC का हमने गुणा किया 1/20 × 1/320 तो ये भी 1/6400 के बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि B² = AC की कंडीशन ये सेटिस्फाइड करते हैं। तो दी गई टर्म जो है वो किस में होंगे? ये वाले टर्म जो होंगे वो GP में होंगे। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसको कंटिन्यू करूँगा और भी बहुत ही से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स MCQs आपको जो है सॉल्व कराऊँगा। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।